हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हमने 6 से लेकर 9 तक की कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। यदि आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोग डिलाइट आईएएस की यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सत्ता के बारे में, सत्ता की साझेदारी के बारे में। आज के लेक्चर में हम जिन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं उनको एक-एक करके देख लेते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम उदाहरण से समझेंगे बेल्जियम और श्रीलंका, और एक और है लेबनान के बारे में भी बात करेंगे। फिर समझेंगे कि श्रीलंका ने किस प्रकार से समस्या को सत्ता की साझेदारी की, बेल्जियम ने किस प्रकार से की, ठीक है? और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और इसके कौन-कौन से रूप होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न, अनुच्छेद 3 के बारे में संसद को कौन-कौन से अधिकार है, यह आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है। पहला कथन है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने का और भारतीय क्षेत्र के बाहर से एक नए राज्य को शामिल करने का यह अधिकार अनुच्छेद 3 संसद को प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं ओनली 4, 2 और 3, या फिर 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में जो है बेल्जियम के बारे में बताया जाता है कि बेल्जियम जो कि यूरोपीय देश है, यहाँ पर जो आबादी है लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, और एरिया की बात करें तो ये हमारे हरियाणा राज्य से कम है और आबादी भी हरियाणा राज्य से कम है। अगर हम आबादी के बारे में बात करें तो लगभग 59% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं, और फ्लेमिश जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर वो रहते हैं। वहीं 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और इस एरिया में रहते हैं जो रेड है। 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, और जो राजधानी ब्रुसेल्स है बेल्जियम की, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यदि हम डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना करें तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा सक्षम हैं आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, लेकिन डच भाषा बोलने वाले लोग थोड़ा सा लेट उनका विकास हुआ, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हुआ। जब उनका लेट विकास हुआ तो ये दोनों वर्ग जो है, भाषाई वर्ग, आपस में क्या करने लगे, घृणा करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, और इस स्थिति से क्या हुआ, दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। लेकिन बेल्जियम ने संघर्ष को किस तरह निपटाया उसको हम समझने से पहले श्रीलंका का उदाहरण भी देख लेते हैं। श्रीलंका ने क्या किया, यहाँ पर 74% सिंहलिया भाषा बोलने वाले लोग हैं और 18% जो है तमिल वर्ग के लोग हैं। तमिल वर्ग भी दो लोग हैं, दो प्रकार से हैं, एक तो है श्रीलंका मूल के और एक है भारतीय मूल के, और लगभग 7 से 8% लोग जो है ईसाई धर्म संप्रदाय के लोग हैं। अब यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है कि तमिल भाषा या तमिल वर्ग के लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, और सिंहलिया कैसे हैं, बहुसंख्यक हैं। तो इस तरह से बहुसंख्यकवाद का स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे सरकार ने सिंहलियों के पक्ष में कुछ और कदम उठा लिए। 1956 में एक कानून बनाया और कानून के माध्यम से एक सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई, और सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देने की बात कर। ऐसी स्थिति में तमिल भाषा वर्ग के जो लोग थे वो लोग जो है समझते हैं कि हमारा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, अल्पसंख्यकों को पीड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, और यह गृह युद्ध 1980 के दशक में यहाँ पर बीज बो दिए जाते हैं, क्योंकि 1980 के दशक में नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, जो उत्तर पूर्वी वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये जो रेड दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग की गई, और इसको लेकर कई राजनीतिक संगठन भी बने। क्योंकि श्रीलंकाई उत्पीड़न हो रहा था उनका, तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां भी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, साथ ही शिक्षा व रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष के माध्यम से इन्होंने किया तो जरूर, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी, और अंततः तमिल ईलम सरकार की मांग को लेकर इन्होंने जब बातचीत रखी तो यहाँ पर जो है गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है,
जिसके बाद दोनों ही पक्षों में हजारों लोगों की मृत्यु होती है और लोग यहाँ से भागकर अपने-अपने देश में शरणार्थियों के रूप में पहुँचते हैं। ठीक है? तो आप जो भारत में तमिलों को देखते हैं ना, तो श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के रूप में आज भी रह रहे हैं। लेकिन ये गृह युद्ध जो है 2009 में समाप्त होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि श्रीलंका ने यहाँ पर जो वर्गों में, विभिन्न भाषाई वर्गों में या धार्मिक समूहों में जो मतभेद था, तो सत्ता को लेके, तो सिंहलिया जो वर्ग था, उन्होंने अपनी सत्ता की साझेदारी को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है। लेकिन वहीं हम इससे पहले बेल्जियम का जो उदाहरण समझा था, उसने सत्ता को किस तरह से, वहां भी चूंकि स्थिति वही थी, वहां भी कुछ लोग अल्पसंख्यक थे, कुछ लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और शोषण नहीं किया। उन्होंने कुछ अलग रास्ता निकाला जिससे गृह युद्ध की स्थिति वहां पर पैदा नहीं हुई। आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से सत्ता को साझेदारी की। ये श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति की एक फोटो है यहाँ पर, ठीक है। बेल्जियम की स्थिति क्या थी? तो बेल्जियम की स्थिति हम समझ चुके हैं। वहां पर सत्ता की साझेदारी किस तरह से होती है उसको समझते हैं। वहां पर क्या किया गया, जो केंद्रीय सरकार थी, वहां पर डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या यहाँ पर समान होगी। उतने ही डच के होंगे, उतने ही फ्रेंच भाषी होंगे। कोई विशेष कानून बनाना हो तो दोनों भाषाई वर्ग के जो मंत्री हैं उनका बहुमत होना चाहिए पक्ष में। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वह क्षेत्रीय सरकारों को ट्रांसफर कर दी गई। दैट मीन्स कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अब ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहां पर एक अलग सरकार है और दोनों समुदायों का वहां पर समान प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पर तीसरे स्तर की भी सरकार है जिसे हम कहेंगे सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होगा वह एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे। जैसे डच वाले डच को बनाएंगे डच सामुदायिक सरकार, फ्रेंच सामुदायिक सरकार, ठीक, इस तरह से सामुदायिक सरकार बनेंगे। तो हम देखते हैं कि बेल्जियम ने किस तरह से सत्ता की साझेदारी का एक बीच का रास्ता चुना, जिसके माध्यम से यहाँ पर अल्पसंख्यकों की ना तो शोषण हो पाया और बहुसंख्यकों की सर्वोपरि सत्ता स्थापित नहीं हो पाई और गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हुई। तो यहाँ पर हमने दोनों उदाहरणों से समझा। एक उदाहरण लेबनान का भी है। यहाँ पर लेबनान में दो वर्ग हैं, मुसलमान और ईसाई। ईसाई कहते हैं कि हमको फ्रांस से संरक्षण चाहिए, उसकी मांग करते हैं, और मुसलमान जो है सीरिया के साथ एकीकरण की मांग करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक सहमति हुई कि ईसाई वर्ग जो है फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान जो है सीरिया से एकीकरण की मांग को छोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए जो उन्होंने निर्णय लिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो देश का राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता है और उप प्रधानमंत्री जो होगा वह ऑर्थोडॉक्स ईसाई का धर्म का होगा और जो संसद का अध्यक्ष होगा वह सिया मुसलमान होना चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को अलग अलग पद बांट दिए। लेकिन जब ये समझौता हुआ दोनों वर्ग के बीच, उस समय मुसलमान क्या थे? अल्पसंख्यक थे, ईसाई बहुसंख्यक की स्थिति में थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति जो आगे चल के चेंज हुई कि मुसलमान अब बहुसंख्यक में हो जाते हैं और ईसाई जो है अल्पसंख्यक बन जाते हैं। उस इस स्थिति में एक व्यक्ति की कहानी दी जाती है कि खलील नाम का व्यक्ति है। तो जो खलील नाम का व्यक्ति जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, वह चाहता है कि वह चूंकि मुस्लिम व्यक्ति है तो वह क्या होगा, राष्ट्र देश के सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि वह कैथोलिक नहीं है। यहाँ पर वह कहता है, उसकी विडंबना यही है कि वह जो है देश के सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच पाएगा। तो आज के समय में लोकतंत्र होना जरूरी है और लोकतंत्र के माध्यम से देश का कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक हो, वह किसी भी पद पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये कहानी हमने इसकी लेबनान की भी समझी। सत्ता आखिरकार जरूरी क्यों होती है? इसकी सत्ता की साझेदारी जो है यह जरूरी क्यों है? तो इसके पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क यही कहा जाता है कि सत्ता का बंटवारा यदि ठीक है, क्योंकि
इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव होता है वह नहीं होगा। हमने देखा श्रीलंका का उदाहरण, वहां पर टकराव हुआ, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई। यदि सत्ता का बंटवारा वो लोग कर लेते तो टकराव नहीं होता। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि सत्ता की साझेदारी जो है दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी तरह से काम करें, इसी ढर्रे पर रहें। तो ये दो तर्क हैं जो सत्ता की साझेदारी को आवश्यक बनाते हैं और इनके पक्ष में तर्क यही है। अब हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी जो होती है उसके रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार की सत्ता के रूप दिए गए हैं साझेदारी के। एक होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका मीन्स लेजिस्लेटर और एक है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों हैं एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, लेकिन इनके बीच एक नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए ध्यान से, कौन सी व्यवस्था है? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ये हमारे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। इसका आशय होता है कि कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव है, ये सत्ता का उपयोग करेगी, लेकिन लेजिस्लेटर मीन्स विधायिका के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका जरूर करती है, परंतु न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव पर और विधायिका द्वारा बनाई गई कानूनों पर अंकुश रखती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों जो अंग हैं सत्ता के, उन तीनों के मध्य एक चेक एंड बैलेंस का काम किया गया है। कोई भी अपनी शक्तियों को क्या कह सकते हैं, अपनी सीमा को पार नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से तीनों में आपस में एक बैलेंस बना के रखा गया है। दूसरा इसमें रूप है वह है स्तरीय बंटवारा। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, जैसे संघ स्तर पर केंद्रीय सरकार, फिर प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार, उसके नीचे एक स्तर और आ जाता है पंचायतों पर और स्थानीय निकायों की सरकार। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की तीनों स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा हो गया और उनके अपने अपने अलग अलग विषय हैं जिन पर वह अपने कानून बना सकते हैं। तीसरा इसमें होता है विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। हमने अभी इसका बेल्जियम का उदाहरण देखा, वहां पर सामुदायिक सरकार की बात करी थी। सामुदायिक सरकार इसी का एक उदाहरण है, विभिन्न समूहों में सत्ता का बंटवारा हो। एक होता है दबाव समूह और आंदोलन के माध्यम से सत्ता में क्या करना, सत्ता के जो नियम है, जो उसके कानून है या फिर उसकी नीतियों में परिवर्तन या उसमें सीधी तरह से भागीदारी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप में हम दबाव समूह और आंदोलन के माध्यम से सरकार की नीतियों में चेंज हो सकता है, वो प्रभावित हो सकती हैं। तो लोकतंत्र में जो विभिन्न संगठन होते हैं, व्यापारिक संगठन हो या मजदूर संगठन हो, तो ये सब सरकारी समितियों में सीधी भागीदारी भी कर सकते हैं और विभिन्न नीतियों में बदलाव लाकर एक तरीके से सत्ता में साझेदारी करते हैं, सत्ता में भागीदार बनते हैं। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी के रूप हमने ये डिस्कस किया और चैप्टर यहाँ पर हमारा समाप्त भी होता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न मैंने पूछा था कि अनुच्छेद 3 में संसद को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कैसे है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग फिदा से याद रखिए, FIDAA, फिदा से। संसद किसी भी राज्य का फॉर्म कर सकती है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, दो या दो राज्यों को मिलाकर या उसके किसी पार्ट को मिलाकर, या यूनाइटेड एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, इस तरह से किसी राज्य का गठन कर सकती है। I फॉर इंक्रीज, D फॉर डिक्रीज, ठीक है, या डिमिनिश, मतलब इंक्रीज क्या, एनी स्टेट के एरिया में क्षेत्रफल को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। A फॉर अल्टर और A फॉर अल्टर, अल्टर नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिए कि आर्टिकल 3 संसद को फिदा याद कर लीजिए। फिदा 5 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आर्टिकल 2 जो है, ये जो है क्या कर सकता है, ये एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र की जो क्षेत्र है उसके बाहर से किसी राज्य को शामिल करना हो
तो ये आर्टिकल 2 के तहत होगा, ना कि आर्टिकल 3 के तहत। और ये 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे, ये आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत नहीं होते हैं, ये सामान्य बहुमत से होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, सामान्य बहुमत से होते हैं और ये संविधान संशोधन में नहीं गिने जाते, काउंट नहीं होते। यहाँ तक हमारा लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डेलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।